आप लोगों का जो सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 C404 सब्जेक्ट कोड है। सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को सिलेबस जो पढ़ना है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहली यूनिट जो है उसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के क्लासिफिकेशन सीखने हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, कितने तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेमवर्क क्या है, ये सब आप लोगों को सीखना होगा। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है, मतलब कि देखो फ्रेमवर्क मतलब कि कई पार्ट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, क्या सही तरीका होगा उनके बनने का। क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल ट्रस आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया जानते हैं, तो ट्रस में जितने उसके मेंबर होते हैं उनको ज्वाइन करने का तरीका अलग होता है। अगर 7 मेंबर से मिलकर भी हम एक ट्रस बनाते हैं तो उससे हम लोग कई तरीके का ट्रस बना सकते हैं। लेकिन हम जितना अलग अलग टाइप का ट्रस बनाएंगे उनका स्ट्रेंथ भी अलग होगा, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होगी, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उसमें से सबसे अच्छा टाइप कौन सा होगा ट्रस्ट का, उन 7 मेंबर से मिलकर, तो वो हम लोग फ्रेमवर्क के थ्रू सीखते हैं। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन द सेंस कि जो भी लोड हमारा स्ट्रक्चर पे लग रहा है वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा, जिससे हम लोग कम से कम मेंबर्स का यूज करके ज्यादा लोड हम लोग उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बियर करा सकेंगे। स्ट्रेस रिजल्टेंट्स में ये होता है कि जो भी मेंबर है उस एक मेंबर में कई तरीके का लोड हम लगाएंगे, और उस सभी लोड में लोड बियर किससे होगा, जो मेंबर होते हैं उनमें रिजल्टेंट मतलब स्ट्रेस क्रिएट होगा। और कम से कम स्ट्रेस क्रिएट करके अगर हम लोग किसी उसमें बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसकी कैपेसिटी रख सकते हैं, तो ये काम जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि स्ट्रेस किस तरीके से उसमें जनरेट हो रहे हैं। वो सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें हम लोग स्ट्रेस रिजल्टेंट में ना लगभग हर तरीके का स्ट्रेस एनालाइज करेंगे, जिसमें से ट्रस भी शामिल होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में मूव होने के लिए फ्री है, ये हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते हैं। इसके अलावा हम लोग इनडिटर्मिनेसी भी सीखेंगे। इनडिटर्मिनेसी में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया शायद होगा कि अभी तक आप लोगों ने जितना सीखा है ना वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सीखा है, और अभी भी आप लोग जो सीखेंगे वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही सीखेंगे। मतलब कि ये आप लोगों को कुछ ध्यान होगा, देखो मैं बताती हूँ तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा। 3 तरीके के लोडिंग के इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप लोगों ने सीखी होंगी, जैसे कि सिग्मा एफएक्स। अब ये लिखने में बड़ा प्रॉब्लम है भाई मुझे। सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एच लिख दूं अगर मैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का जो समेशन है वो 0 होता है। ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। और दूसरा है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0। इसके अलावा मोमेंट किसी भी एक डायरेक्शन में इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज आप लोगों ने किया हुआ है जो मैकेनिक्स, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप लोगों को सिखाई जाती है उसमें। तो ये तीनों इक्वेशन से अगर आपका कोई स्ट्रक्चर सॉल्व हो जा रहा है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सॉल्व करने से मतलब वो सॉल्व हो जा रहा है।
तो इसका मतलब कि वो उसकी जो उसकी वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से, इसका मतलब ये, ठीक है। तो हमें ये जानना पड़ता है, हमें ये जानना सीखना है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो अभी हम लोग पूरा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, लेकिन हम लोग ये अभी जानना सीखेंगे कि कौन सा डिटर्मिनेट है, मतलब डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी कितनी है। बहुत जो इनडिटर्मिनेसी है उसके टाइप्स भी हैं, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, ये सब आप लोग सीखेंगे। ट्रेसेस के बारे में फिर से सीखेंगे, फ्रेम्स के बारे में सीखेंगे। फ्रेम्स क्या होता है? फ्रेम्स भी इजी चीज है, देखो फ्रेम्स भी क्या होता है ना, फ्रेम जैसे जैसे ये देखिए, ये है बीम, आप लोगों ने ये बीम का कुछ कुछ सीखा होगा अभी तक में। दो, एक साइड हिंज और दूसरी साइड हिंज, और अलग अलग इन रिएक्शंस हो सकते हैं, फिक्स हो सकता है, फ्री हो सकता है, हिंज हो सकता है, ये बीम है। बीम एक भी स्ट्रक्चर है। एक फ्रेम भी आएगा आपके सामने, कुछ ऐसा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोले जाएंगे। कोई भी इंड कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। ये हम जैसे यहाँ पर मैंने एक साइड हिंज लगा दिया, एक साइड फिक्स लगा दिया, और लोडिंग कुछ भी लगा देंगे यहाँ पर, जैसे एक मान लीजिए कुछ लोडिंग लगा दिया या इधर एक लोडिंग लगा दिया। तो इस तरह क्या होगा ना कि अलग 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 तरीके का लोडिंग लग सकता है, लेकिन फ्रेम कुछ ये स्ट्रक्चर है, और ये भी आप लोगों को पूरा सीखना है। रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर एक बच्चा पूछ रहा है, तो देखिए स्ट्रक्चर एक एक फ्रेम्ड कई मेंबर से मिलकर जो एक फ्रेम बनेगा वो स्ट्रक्चर होता है। और रिजिड जॉइंट इन द सेंस, आप लोगों ने ये जॉइंट नहीं पढ़े हैं क्या? देखो अभी तो मैं डिटेल में नहीं जा रही, अभी तो जस्ट मैं आप लोगों को ना अभी तो बस इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ, लेकिन फिर भी ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ये एक बीम ले रही हूँ मैं, बस एक जस्ट ये स्ट्रेट होगा, वो मुझसे अब इतना बनेगा नहीं, तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जस्ट एक बीम है। ये देखिए, ये है ज्वाइंट, जो कि है एक रिजिड ज्वाइंट है। रिजिड ज्वाइंट है, इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ना ही हॉरिजॉन्टल, ना ही वर्टिकल, और ना ही इसमें किसी भी तरीके का ना एंगल क्रिएट हो सकता है। तो ये एक रिजिड ज्वाइंट है। तो रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके जो इंड होते हैं ना वो रिजिड होते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब अभी आप लोग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मतलब ना इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हर समय नहीं, क्योंकि अभी देखोगे, जब आप लोग देखोगे ना तो समझ में आएगा। हर बार के लिए ये चीज ट्रू नहीं होती है, लेकिन अक्सर के लिए ट्रू होती है। अभी ये इंड जो है कुछ भी हो सकता है, इंड हमारा ना हिंज भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जो वो तो अभी जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा है, एनालिसिस ऑफ केबल विद कंसंट्रेटेड एंड कंटिन्यूअस लोडिंग, ये है। तो इसमें आप लोगों को केबल्स के बारे में सिखाया जाएगा। केबल्स जस्ट क्या होते हैं ना, कि अगर एक लंबा सा आप वायर लें, और वायर जो है, जब आप लंबा वायर लेंगे और दोनों इंड्स को थोड़ा सा पकड़ के ना स्ट्रेच करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बनाना तो उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहेंगे कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं, कि आप मान लीजिए आपको दोनों इंड्स कहीं पर स्टिक करना है तो आप स्ट्रेच करना चाहेंगे, लेकिन वो ऐसा एकदम ना हॉरिजॉन्टल नहीं बन पाता है, वो एक कर्व्ड के साथ ही आता है। तो मतलब ये एक अलग तरीके का एनालिसिस होता है। तो हम लोग एनालिसिस ऑफ केबल्स भी सीखेंगे, जिसमें लोडिंग जो है वो फिक्स कर दी गई है आप लोगों के सिलेबस में, जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्टिन्यूअस लोडिंग ही है। इसके अलावा केबल में हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को भी देखेंगे, जो कि सिर्फ उसके लेंथ में उसके इफेक्ट को देखा जाएगा। इस पूरी यूनिट 1 में हम लोग इतनी चीजें कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस
स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एक चीज है कि हम लोग ना किसी भी स्ट्रक्चर का सिर्फ एनालिसिस करते हैं, मतलब उस स्ट्रक्चर में लोडिंग लगी हुई है और उस लोडिंग की वजह से क्या रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है, वर्टिकल रिएक्शन क्या है, मूवमेंट किस जगह पर कितने हैं, स्ट्रेसेस कितने हैं, हम ये सब फाइंड आउट करते हैं। लगभग पूरा आपका सिलेबस इन्हीं चीजों पे रहेगा कि हम लोग ना ये सारी चीजें फाइंड आउट करने जाएंगे। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस आपको सीखना है, आपको स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि लोडिंग लगी हुई है और उस लोडिंग की वजह से क्या इसका इफेक्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। ये आप लोगों को स्ट्रक्चर एनालिसिस में अभी सीखना है। तो यूनिट 1 में इतनी चीजें कवर होंगी। यूनिट 2 में देखिए आप लोगों को पिन ज्वाइंट, डिटर्मिनेट ट्रस, डिटर्मिनेट स्पेशली वर्ड यूज्ड है यहाँ पर, जो हमें ट्रसेस सीखनी है वो डिटर्मिनेट ट्रस होगी, और डिटर्मिनेट ट्रस होने के साथ साथ पिन ज्वाइंटेड होगी, और उसका हमें क्लासिफिकेशन सीखना है, कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट प्लेन ट्रेसेस। आप लोग अभी जब सिखाया जाएगा ना तो आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि ट्रेसेस जो है वो 3D व्यू में भी एनालाइज की जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हायर केसेस में जाता है। अभी आप लोगों का स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 है, मीन्स बहुत ही छोटी छोटी चीजें आप लोगों को उसमें रहेंगी। तो प्लेन ट्रेस रहेगा, डिटर्मिनेट होगा और उसका एनालिसिस सीखा जाएगा, मतलब कि उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना होगा, किसी भी जगह पे स्ट्रेस कितना होगा, ये कुछ चीजें आप लोगों को सीखना होगा। इसी के लिए एक होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप लोगों को सिखाया जाएगा। सेम काम करने के लिए एक और मेथड है, प्लेन ट्रस को ना प्लेन ट्रस में स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए एक टेंशन कोफिशिएंट मेथड होता है, वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो ये आपका मतलब यूनिट 2 में आप लोग सिर्फ ट्रसेस का एनालिसिस सीखेंगे। यूनिट 3 जो है वो है आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड, आप लोगों को यहाँ पर सीखना होगा। जो डिफॉर्मेबल सिस्टम होते हैं उनके लिए स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी वो आप लोगों को सीखनी होगी। मतलब जब मैं सिखाना शुरू करूंगी ना तब आप लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके की, मतलब अलग अलग तरीके से लोड की वजह से अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो वो अलग फॉर्मूले अवेलेबल होंगे। उन्हीं लोडिंग की वजह से अगर सीधे मूवमेंट दिए हुए हैं तो उनकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी उसके लिए अलग फॉर्मूले अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सभी फॉर्मूले आपको ना बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ये एक थ्योरम है जो कि यूज अभी आप लोग इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल का, लेकिन स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में आप लोग मैक्सवेल रेसिप्रोकल का पूरा यूज देख पाएंगे। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आप लोग सीखेंगे। इसके अलावा बेटी थ्योरम, ये भी एक थ्योरम है जो कि ना जस्ट एनर्जी बेस्ड और एनर्जी को रिलेट करते हुए होते हैं। ये 2-3 थ्योरम जो आप लोग पढ़ेंगे ना तो वो इस तरह से हैं। नेक्स्ट है आपकी कैस्ट्रोग्लोना थ्योरम, वो भी यही है। इसमें 2 थ्योरम्स होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों आपको बताई जाएंगी, जिसमें से एक का वर्किंग अभी आप लोगों के सिलेबस में है और ना सेकंड का अभी है और फर्स्ट का बाद में है। कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आप लोग किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर में आप लोग डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन कर पाएंगे। सेम काम, मतलब डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन आपको यूनिट लोड मेथड से सीखना है। और जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो डिटर्मिनेट होंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होंगे, और वो स्ट्रक्चर होंगे कौन कौन से, बीम होगा, फ्रेम होगा और ट्रस होगा। इसके अलावा कॉन्जुगेट बीम मेथड भी आप लोगों को सीखना है। मतलब जो यूनिट जो 3 है ना वो सबसे ज्यादा लेंदी यूनिट होगी, सबसे बड़ी यूनिट होगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कई मेथड अवेलेबल हैं, कई थ्योरम अवेलेबल हैं, यूनिट 3 सबसे बड़ी होगी। और यूनिट 4 में आप लोगों को रोलिंग लोड सिखाऊंगी मैं। रोलिंग लोड क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा अलग चीज है। नॉर्मल अभी तक आप लोगों ने जितने लोड वगैरह देखे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बीम है, कोई भी एक बीम है, इंड कंडीशंस कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए हम हिंज लगा रहे हैं दोनों साइड। ठीक है, तो होगा क्या कि नॉर्मल लोडिंग जो हम लोग देखते हैं, नॉर्मल लोडिंग जो है वो ऐसे लगा दिया, सपोज मैंने एक पॉइंट लोड लगा दिया और ऐसे मैंने एक ऐसे ऐसे यूडीएल लगा दिया।
तो इसका वैल्यू डिफाइन है। सपोज ये 70 किलो न्यूटन है, मान लीजिए ये लोडिंग है 70 किलो न्यूटन की, और ये एक यूडीएल है जो कि मान लीजिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर पे है। 20 किलो न्यूटन पर मीटर पे है। पूरी जो लेंथ है बीम का, जो लेंथ है सपोज वो 10 मीटर है। पूरा जो स्पान है वो 10 मीटर है बीम का, और ये जो 70 किलो न्यूटन लोड है ये एक इंड से 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ये इंड है ए इंड और ये दूसरा इंड है बी इंड, ठीक है। और ये जो है, ये जो यूडीएल है वो पॉइंट बी से सपोज 5 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है, ये टोटल। तो यहाँ पे जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर दिया, ये स्ट्रक्चर में जो लोडिंग लगी हुई है उसका प्लेस ऑलरेडी डिफाइंड है, इनकी लोडिंग की वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब लोड कितना लग रहा है और कहाँ लग रहा है ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफाइंड है। लेकिन रोलिंग लोड क्या होता है, अब आप रोलिंग लोड देखिए। जैसे ये एक स्पान है जो कि स्ट्रेट है, ऑब्वियसली आपको जानना है स्ट्रेट ही है, वो बन गया टेढ़ा लेकिन स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें रोलिंग लोड का मतलब होता है एक पॉइंट लोड होगा जिसकी वैल्यू 1 किलो न्यूटन हम मानेंगे, 1 किलो न्यूटन मानेंगे, और वो मूव करता हुआ होगा लेफ्ट टू राइट मेरे एजम्पशंस में, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये ना लेफ्ट टू राइट ही जाएगा या राइट टू लेफ्ट ही जाएगा, वो सबका अपना एजम्पशन होता है। तो हम जब भी सीखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लोड क्या है वो ए इंड से बी इंड की तरफ मूव करता होगा, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो है 1 किलो न्यूटन की। तो इस तरीके का, जैसे ये जो पहला जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने दिया, ये जो दिया आपके सामने, ये क्या है, इसमें लोडिंग की जो ना प्लेस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे ही आप एक कमरे का ना एग्जांपल लें, तो एक कमरे में जो बेड है, सपोज बेड है, तो उस बेड का पोजीशन नियर अबाउट क्या होता है ना, डिफाइंड होता है कि आप इस ही जगह उसे रखना चाहते हैं। आप डेली डेली ना उसको इस इधर से उधर तो नहीं करेंगे, तो उसका जो लोड है, उसकी वजह से जो लोडिंग आ रही है उसको हम लोग नियर अबाउट ना स्टेबल मान सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ना ब्रिज का एग्जाम्पल लें, तो एक ब्रिज में जो लोग चल रहे हैं या फिर जो ना व्हीकल चल रहा है वो क्या होगा, वो एक ही जगह पर स्टेबल नहीं होगा। वो क्या होगा, जैसे सपोज ये ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा कोई ब्रिज है, तो लोग जो है वो इधर से इधर मूव करते हुए रहेंगे। मतलब जैसे अभी एक आदमी यहाँ है, दो मिनट बाद वो यहाँ होगा, 3 मिनट बाद वो यहाँ होगा, और इसी समय व्हीकल भी है, व्हीकल यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद व्हीकल यहाँ होगा। कोई स्टेबिलिटी नहीं है उसमें कि लोकेशन उसकी डिफाइंड है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि इस ब्रिज पर लोडिंग लग रही है और वो मूव कर रही है। तो जब हम ऐसी चीजों का एनालिसिस करते हैं या ऐसी ब्रिजेस का एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हम लोग कोई डायग्राम, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं या शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरीके की लोडिंग हमें नहीं चाहिए होती है। हमें कुछ ऐसी लोडिंग चाहिए होती है जो मूव कर रही हो ना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हो। तो ये तब हम लोग मूविंग लोड मेथड हम लोग ना सीखते हैं, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप लोग सीखेंगे। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सीखा जाएगा। ये भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एक डायग्राम है जो हर तरीके की एंटिटी के लिए बनता है। जैसे कि शियर फोर्स के लिए भी बनेगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट के लिए भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा। तो अभी ये सीखेंगे जब आप लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे तब। ये पूरा काम आप लोगों को डिटर्मिनेट बीम और डिटर्मिनेट ट्रसेस के लिए सीखना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट,
के लिए भी डायग्राम बनाना है, ये सीखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होगा, किसी भी लोकेशन पे शियर फोर्स कितना होगा, और ये सारी बातें रोलिंग लोड के लिए आप लोगों को सीखनी है, नॉर्मल लोडिंग के लिए नहीं। मुलर ब्रेसिला प्रिंसिपल भी सीखना है आपको, और इसका एप्लीकेशन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, मुलर ब्रेसिला प्रिंसिपल का इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में भी यूज किया जा सकता है। मुलर ब्रेसिला प्रिंसिपल जो है वो इसका आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में आईएलडी बोलते हैं। तो आईएलडी किसी भी तरीके का बीम या ट्रस का बना सकता है, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं इसमें, जैसे आपको जो जो तरीका मैं नॉर्मल बताऊंगी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, उससे थोड़ा हट के मुलर ब्रेसिला प्रिंसिपल से डायग्राम बनेगा, लेकिन हाँ लास्ट में डायग्राम सबसे सेम ही बनता है, आप किसी भी मेथड से बनाएंगे तो। ये पूरा आप लोगों को सीखना है यूनिट 4 में, ठीक है। तो यूनिट 4 मतलब कुल मिलाकर आप लोगों को ना रोलिंग लोड के लिए है। नेक्स्ट जो आप लोगों को 5th यूनिट जो आप लोग सीखेंगे वो होगी आर्चेस, और टाइप्स ऑफ आर्चेस, कितने तरीके की आर्चेस होती हैं, और 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च और सर्कुलर आर्च, वो भी 3 हिंज ही, इन दोनों का एनालिसिस सीखना है। लीनियर आर्च क्या होता है, कैसे बनता है, ये सीखना है। एडीज थ्योरम सीखनी है, एक थ्योरम होती है एडीज थ्योरम, वो सीखनी है। और स्पेंडल ब्रांच आर्च सीखना है, और इन्हीं आर्चेस पे मूविंग लोड अगर है तो क्या बनेगा, उनका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सीखना है, सभी एंटिटीज के लिए, और किसके लिए, 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च के लिए, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का ना एक सिलेबस है जो आप लोगों को फॉलो करना है। मैं यूनिट 5 से स्टार्ट करूंगी, सभी अलग हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सभी रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कुछ बुक्स के नेम आप लोगों के सामने हैं, सभी अच्छी बुक्स हैं, आपको जो मर्जी आए आप खरीद सकते हैं। वैसे मुझे जो बुक सही लगती है वो है रामानुथम की। रामानुथम जो है वो बहुत मोटी सी बुक आएगी, और उस बुक में आप लोगों को ना स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 दोनों का पार्ट मिलेगा। एक सिंगल कोई एक बुक ऐसी नहीं है जिसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि ना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज बुक बनाई जाती हैं, बुक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और आप लोग उनको फॉलो करते हैं। एक और है भावी कट्टी, आई थिंक इसमें लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, फिर भी एसएस भावी कट्टी एक बुक होती है जो सबसे अच्छी बुक है, एकदम पतली सी बुक होती है, और स्टैंडर्ड राइटर है, एकदम सही राइटर है, ठीक है, और जितना उसमें है वो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो एसएस भावी कट्टी या फिर ना रामानुथम, 2 बुक ऐसी हैं जो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। बाकी किसी भी बुक में आपको ना पूरा सिलेबस एक साथ नहीं मिलेगा। एसएस भावी कट्टी और या फिर रामानुथम, ये बुक हैं जिसमें नियर अबाउट सारा सिलेबस आपको मिलेगा, सब कुछ तो फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो अगर आप लोगों को लगता है परचेज करना सही है तो भावी कट्टी परचेज करिए, सेकंड नंबर पर रामानुथम भी ठीक है, बट रामानुथम में स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड का पार्ट आपको ज्यादा मिलेगा। भावी कट्टी में 2 भावी कट्टी के पार्ट ही अलग अलग हैं, तो वो दोनों आप लोग अलग अलग ले पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट करूंगी, और यूनिट 5 जो है वो है आपका आर्चेस और उसके टाइप्स, 3 हिंज्ड आर्चेस और इन सब के बारे में, ठीक है। लेकिन जरा रुकिए, मैं आप लोगों का पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ और फिर इसके बाद
एक चीज और जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए वो ये कि अगर हम अटेंडेंस पोस्ट करते हैं तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं कनेक्टिंग अटेंडेंस होती है, मतलब बीच का कोई बच्चा गायब नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि एक बार अटेंडेंस अगर मैंने डाल दी तो कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैम उस समय मैं नहीं था या उस समय मैं इधर था उधर था, बिल्कुल नहीं। अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपका अटेंडेंस होगा, और अगर आप नहीं है उस समय तो वो आपका हेडक है, आप क्यों नहीं हो, ठीक है। तो फिर मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं उस समय था और मेरी अटेंडेंस नहीं है। अगर आप थे तो डेफिनेटली आपका अटेंडेंस होगा ही, और अगर आप उस समय अटेंडेंस में नहीं दिख रहे हैं इट मीन्स आप नहीं है उस समय, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आर्चेस शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। इट मीन्स आप लोग को अगर कोई दिक्कत आती है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग क्या करना ना, अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हो या पूछ सकते हो कुछ, लेकिन सिर्फ ना कोई बकवास करने के लिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग अनम्यूट करो। आप लोग सेंसिबल बच्चे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है। तो देखिए आर्चेस क्या होता है, नॉर्मल बीम जो आप लोगों ने देखा है ना वो ऐसा देखा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रेट स्पान होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट स्पान आप लोगों को दिखता है। लेकिन जो आर्चेस होता है ना वो आर्चेस होता है ऐसा, एक थोड़ा सा ना राउंड में स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर लोडिंग होती है। इसकी भी इंड है, ये देखिए, ये इसका एक इंड ये है, एक इंड ये है, और हम लोग जितना भी सीख रहे हैं वो हिंज्ड आर्चेस होती हैं। हिंज्ड आर्चेस का क्या मतलब है कि जो इंड कंडीशंस हैं वो कैसा है, हिंज है, एक ये हिंज है, एक ये हिंज है, और यहाँ पर जो हमें आर्चेस दिख रही हैं वो दो आर्चेस दिख रही हैं, दो हिंड दिख रहे हैं, हिंड इंड जो है वो दो दिख रहे हैं, एक ये इंड है जिसको हमने नेम दे दिया ए, और दूसरा इंड जो है ये इधर वाला बी, ठीक है। और इसमें ये जो इंड हैं वो दोनों हिंज हैं, तो यहाँ पर ये जो आर्च आपको दिख रही है ये है टू हिंज्ड आर्च, मतलब कि अगर आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है और ये जो उसके इंड हैं ये दो इंड होते हैं और दोनों इंड जो हैं वो हिंज होते हैं, तो ये कहलाता है टू हिंज्ड आर्चेस। टू हिंज्ड आर्चेस मतलब कि दो हिंज अवेलेबल हैं, और इंड तो डेफिनेटली जो है ना हिंज्ड ज्वाइंट ही होगा, टू हिंज्ड आर्चेस, ठीक। तो लेकिन टू हिंज्ड आर्चेस को जब आप एनालिसिस करने देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो हिंज्ड आर्च है वो एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है मतलब अभी के लिए हम लोग इसका एनालिसिस नहीं सीखेंगे। जो अभी हमें एनालिसिस सीखना है वो है थ्री हिंज्ड आर्चेस, और थ्री हिंज्ड आर्चेस में तीन हिंज होते हैं, और तीसरा हिंज जो होता है वो होता है इसके क्राउन पार्ट में। क्राउन क्या होता है वो जान लेते हैं। क्राउन जो होता है, जैसे ये हमने, अब हम थ्री हिंज ही लेके चलेंगे हर जगह, और ये यहाँ पर एक आपने हिंज लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी एक हिंज लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक हिंज लगा हुआ है। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ना ये कहलाता है आपका क्राउन पार्ट, ये कहलाता है आपका क्राउन पार्ट, ठीक है। इसका अगर हम लोग इसके नेम दे दें तो ये जो ये एक हिंज है इसको हम लोग ए नेम दे रहे हैं, ये जो हिंज है इसको हम लोग बी नेम दे रहे हैं, और ये जो हिंज है ये क्राउन पार्ट है और इसको हम लोग सी नेम जो है वो दे रहे हैं। तो क्राउन जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी हिंज्ड आर्चेस में, किसी का जो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है
वो क्राउन होता है। नेक्स्ट जो आप लोगों को चीज सीखनी है वो है स्पान। स्पान क्या होता है? ए से बी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कहलाती है स्पान। अब एक चीज ये है, अब ये स्पान कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, जो भी आप लोगों को ना सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा उसमें। क्योंकि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली चीजें या लोडिंग आप लोगों को दे दी जाएगी और आपको रिएक्शंस निकालने हैं, यही आपका एम होता है। किसी भी आर्च को अगर आपको ये बोलता है ना इसे सॉल्व करो, इट मीन्स आपको सभी तरीके के रिएक्शंस फाइंड आउट करने को वो बोल रहा है। ठीक है, तो स्पान हो गया, हिंज हो गया और क्राउन पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका सभी जो हिंज है या जो इंड हैं वो सेम लेवल पर हो। मतलब जैसे अभी जो मैंने बताया दिखाया आपको, उसमें ए और बी आपको सेम लेवल पे दिख रहे हैं, ठीक है, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि आपको ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है, ये है ए और ये है बी, ठीक है, और दोनों देखो अलग अलग लेवल पे हैं, एक ये यहाँ पर है, ये यहाँ दूसरा एंड यहाँ पर है, ठीक है, तो और यहाँ पर ये एक हिंज यहाँ पर, एक हिंज यहाँ पर और एक हिंज यहाँ पर, इन तीनों लोकेशंस पे एक एक हिंज अवेलेबल है। तो ये भी एक 3 हिंज्ड आर्च है और ये भी एक 3 हिंज्ड आर्च है। 3 हिंज्ड आर्च जो होती है वो एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप लोग अभी जितना आप लोगों को नॉलेज है उस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी ना इक्वेशंस का जरूरत नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि हम लोग लोडिंग कैसे लगाते हैं। तो लोडिंग लगाने का रूल जो है वो बहुत लोडिंग लगाने का रूल बहुत इजी है। जैसे आपको पॉइंट लोड लगाना है तो पॉइंट लोड मतलब ऐसे जिस भी जगह पे लोडिंग आपको शो करनी है वो लोडिंग आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगाया और कितनी जगह कितनी डिस्टेंस पे लगाया वो लोकेशन मुझे पता होगी। जैसे कि ए से सपोज 2 मीटर की डिस्टेंस पे, ए से 2 मीटर की डिस्टेंस पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। तो देखिए ये कुछ ऐसा, ये जो 10 ना 2 डिस्टेंस बोल रही हूं मैं, वो ए से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पॉइंट लोड को लगाते हैं। पॉइंट लोड किधर भी लग सकता है, या तो ए सी पार्ट में कहीं पर बोलेगा या बी सी पार्ट में कहीं पर बोलेगा। जैसे यहाँ पर भी पॉइंट लोड ऐसे लग सकता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है पॉइंट लोड को लगाने का। अभी यूडीएल को लगाने का क्या तरीका है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो जैसे ये जैसे एक 3 हिंज्ड आर्च है, एक यहाँ पे हिंज है, एक यहाँ पे हिंज है और एक यहाँ पे हिंज है, ये तीनों हिंज है। तो यूडीएल को लगाने का तरीका, जैसे हमने पॉइंट लोड को ना उसकी बिल्कुल उसकी ये जो इसका पार्ट है इसमें बिल्कुल स्टिक करके लगा दिया, वैसा नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आधे पार्ट में नेम दे देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये है इंड ए है, ये है पार्ट सी है और ये दूसरा जो इंड है वो है बी है, ठीक है। तो सपोज एक हमें यूडीएल लगाना है जो कि ए सी पार्ट पूरे को कवर करता हुआ लगाना है। तो देखो लगाने का तरीका है ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और जितनी डिस्टेंस पे भी यूडीएल आपको लगाना है सॉरी, जितनी ही डिस्टेंस पे आपको यूडीएल आपको लगाना है वो ऐसे हम लोग शो कर देते हैं और इसके यहाँ पर इंटेंसिटी लिख देते हैं जैसे कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। देखो आप लोगों का खत्म होने वाला है टाइम, ठीक है, खत्म होने वाला है टाइम, तो अभी ये कट जाएगा किसी भी टाइम पे, तो उसमें आप लोग परेशान नहीं होना, मैं शुरू करूंगी फिर से, ठीक है। तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर ऐसा यूडीएल लगाना होता है। अब जैसे ये पूरा स्पान मान लीजिए ए से बी के बीच का डिस्टेंस सपोज 5 मीटर था और हमें यूडीएल लगाना है सपोज यहाँ से ए से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो देखो जैसा आपके सामने दिख रहा है बेटा, देखिए अगर आपको कुछ पूछना हुआ करे ना तो ही अपने आप को अनम्यूट किया करिए, अदरवाइज नहीं।